पूर्व आईपीएस मिस्टर आनंद मिश्र अचानक इस रोल बदलाव की ओर कैसे बढ़े? इतना खून खराबा, इतनी गोली चलना, सब कुछ मुझे लगता मैं कर क्या रहा हूँ। आप कह रहे हैं 2023 के जनवरी फरवरी में भी आपने रेजिग्नेशन भेजा था। मैंने भेजा था। हैंग द बूट वाले फैसले में फैसला सिर्फ आपका था या इसमें हिमंता बिश्वा शर्मा का भी हाथ? आप जब कुछ जीवन में करते तो डिसीजन आपका होता है, लोग उसमें मदद करते हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा आते हैं, बक्सर में रैली करते हैं, उस मंच पर आपका नाम लेते हैं, बोलते हैं कि आपने बीजेपी की सेवा करने की बात की थी। हमारे यहाँ से एक आईपीएस बनना आसान नहीं होता। एक आप आईपीएस की नौकरी को इस तरह से छुड़वा देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि छोड़ दो, और छोड़ के आप उसको ऐसे हवा में छोड़ देते हैं। ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या था? चीज़ें आपके लिए लाइंड अप है, आप आइए, आपका स्वागत है। और फिर कहते हैं कि आप धैर्य नहीं है। अरे क्या धैर्य दिखाया आपको? आप तो ज्वाइन ही पार्टी ही नहीं ज्वाइन करा रहे हैं आप। बक्सर की का टिकट नहीं था उसमें। बक्सर की सीट की बात हुई थी। मुझे एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने खुद कहा कि अगर उनका नहीं होता है तो आपका 100% आप ही हैं। आप नाम लिए बिना कई ब्रिजेस बर्न कर रहे हैं। किसको चिट्ठी लिखी थी? मतलब आप जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, किसको लिखी थी? मैं माननीय गृह मंत्री जी को लिखा था। हिमंता जी के बारे में कहा कि आपने उनको अप्रोच किया। इस भरोसे के बीच में कभी ऐसा था कि आपने हिमंता जी से ये जानने की कोशिश की या फिर उन्होंने कभी बताया क्या कि इसकी जानकारी उन्होंने जेपी नड्डा जी को, अमित शाह को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है? इसका भी खबर है कि जानकारी दी गई थी। ब्लू आइड बॉय आनंद मिश्र को हिमंता जी ने धोखा दिया है। सोचता था ये तो बहुत बड़े लीडर समझे जाते हैं, एक पार्टी नहीं ज्वाइन करा पाए। अब वो सीएम नहीं है हमारे, और मैं उनका एसपी नहीं हूँ, और मैं कोई बकरी या भेड़ नहीं हूँ कि आप गोदी में उठाए और चले दिए। अमित शाह के दफ्तर से कॉल आता है उनके सेक्रेटरी का, वो आपसे बात करना चाहते थे और आपने उनको ये जवाब दिया कि दिल्ली में मुलाकात होगी, वो भी लोकसभा में। अब दिल्ली मिलते हैं, लोकसभा में मिलते हैं। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में बिहार में हमें बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीजेपी से उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी, आरजेडी से उम्मीदवार है सुधाकर सिंह, और इन दोनों को चुनौती दे रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व आईपीएस मिस्टर आनंद मिश्र। आनंद जी, आपका स्वागत है ललन टॉप में। कैसी चल रही है तैयारी? वहाँ आईपीएस जिला संभालना, यहाँ चुनावी रणनीति। जी, इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें एक बड़ा खास अपनापन है, क्योंकि जब आप अपनी धरती से जुड़े हुए कुछ करते हैं तो उसमें एक बहुत ही कुछ एक अलग फील लेके आप काम करते हैं, तो वो चीज़ अलग है, इंटरेस्टिंग है, और एक जवाबदेही जैसा भी भाव है। जवाबदेही तो आपको आप जिस काम में थे उसमें भी थी, हालांकि यहाँ की जवाबदेहियाँ थोड़ी अलग हैं, क्योंकि आपसे जनता अपने छोटी छोटी ज़रूरतों के बारे में बात करती है, तो उसमें रिस्पॉन्ड कर पाना कितना आसान और कितना मुश्किल हो जाता है? नहीं, देखिए, यू आर राइट, लेकिन जवाबदेही मेरी ज़्यादा यहाँ पे इसलिए है कि मैं यहीं से हूँ, तो सब पर्सनल जवाबदेही है यहाँ पे। ये जनता वाली बात, यहाँ पे जनता वाला कंसेप्ट नहीं मेरे साथ इट्स लाइक अ फैमिली थिंग पूरे क्षेत्र में। और क्योंकि मैं कई सालों से यहाँ पे एक्टिव रहा हूँ, तो मेरा एक अपना बेस है जिसको लेके मैं चल रहा हूँ, तो वो लोग पहले से और अभी तक। और जो आप कहें छोटी छोटी ज़रूरतें, इंडीड राइट, वो छोटी ज़रूरतें मैं समझता हूँ उनके लिए, लेकिन उनका संसार होता है, कभी कभी उनके दुनिया की बात होती है, उनकी ज़िंदगी की बात होती है, और ये इम्पॉर्टेंट है। और ये इसको सॉल्व कर पाना 2 रीज़न से ईजी है। एक तो सॉल्व कर पाने की मतलब योग्यता होनी चाहिए, और दूसरी इच्छा होनी चाहिए, और दोनों है मेरे पास। योग्यता की बात आई तो आप असम और मेघालय कैडर से आईपीएस हैं। आपने 6 साल मेघालय में और 17 से 24 तक असम में वक्त बिताया, और वहाँ पर आप मतलब सोशल मीडिया पे वायरल होता था कि असम में एक सिंघम हैं आनंद मिश्र जी, आपके नाम के चर्चे, आपका नाम विधानसभा तक में हिमंता बिश्वा शर्मा ने लिया है कि मैं ज़्यादा बदमाशी करोगे तो मैं आनंद मिश्र को भेज दूंगा। तो ये अचानक इस रोल बदलाव की ओर कैसे बढ़े कि मैं वहाँ सब कुछ तो लग ही रहा था कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका था और कई मेडल मिले हुए थे, तो अचानक ये रोल बदलाव क्यों? नहीं, ये रोल बदलाव नहीं है, मैं कहूँगा एक रोल एक्सटेंशन है। तो इसमें मैं 2017 तक जब मेघालय में था तो मैं बहुत ज़्यादा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के साथ इन्वॉल्व था, जंगल वाली बात थी। तो एक पॉइंट के बाद मुझे ये लगने लगा कि इतना खून खराबा, इतनी गोली चलना, सब कुछ मुझे लगता मैं कर क्या रहा हूँ, क्या जीवन इसके लिए ही बना है? तो थोड़ा फिलॉसफी आ जाता है लाइफ में। उसके पहले भी जीवन की कुछ घटना चक्र होता है जो कि आपको कंटिन्यूअसली गाइड करता है कहीं ना कहीं। तो 17 के बाद से मैं एक सोशल आधार अपने आप को खोज भी रहा था, और मैं देख रहा था कहीं ना कहीं जीवन की
का मीनिंगफुलनेस खोज रहा था एक सोशल काम में। तो मैं उसके कहते फाउंडेशन के साथ भी जुड़ा रहा इनफॉर्मली, और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में रहा। मैं अपनी करीब करीब 1/3 ऑफ माई सैलरी मैं हर महीने इसमें ही यूज़ कर लेता था। लेकिन ये समझ में आया कि वो बड़ा छोटा महसूस होता था कि मैं खुल के नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। मैं लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, लेकिन मेरे अपने कंडक्ट रूल्स हैं, मेरे अपने जुरिसडिक्शनल इश्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं खुल नहीं पा रहा था। और जितनी बार गांव आए, घर आए, और जो प्रॉब्लम्स हमें दिखते थे, और अगर आप अगर आपके पास वो सेंसिटिविटी है, आप अगर उस चीज़ को समझ सकते हैं और फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे ठीक से, तो फिर एक घुटन होने लगती है। तो ये इस घुटन से निकलने के लिए कि नहीं, अगर कुछ करना है तो फुल फ्लेजेड करना है, देन आई डिसाइडेड कि लेट्स हैंग द बूट्स और चले काम करें। हैंग द बूट वाले फैसले में फैसला सिर्फ आपका था या इसमें हिमंता बिश्वा शर्मा का भी हाथ था? नहीं नहीं ऐसा नहीं था। देखिए क्या है कि आप जब कुछ जीवन में करते हैं तो डिसीजन आपका होता है, लोग उसमें मदद करते हैं या जैसा भी कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, प्रमोट करते हैं, बस उतना ही। बाकी फैसला तो मेरा ही था, इसमें कोई शक नहीं। आपका फैसला था, क्योंकि घटनाक्रम को देखते हैं। 15 दिसंबर 2023 एक एसआईटी का गठन होता है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए। उसमें से एक एसआईटी को आप लीड करने वाले थे। फिर 27 या 28 दिसंबर को खबर आती है कि आपने वीआरएस ले लिया है, और उस दौरान ये पता चलता है कि 18 दिसंबर को आपने डीजीपी के जरिए चीफ सेक्रेटरी को रेजिग्नेशन भेजा है। इस घटनाक्रम को हम लोग जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि आपको लेकर अब बयानबाजी तीखी हो रही है। हिमंता बिश्वा शर्मा आते हैं, बक्सर में रैली करते हैं, उस मंच पर आपका नाम लेते हैं, आप बोलते हैं कि आपने बीजेपी की सेवा करने की बात की थी, इसलिए छुट्टी लेकर आए थे। हालांकि उन 3-4 दिनों में क्या हुआ कि आपने आईपीएस से वीआरएस लेने का सोच लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैं इसके पहले करीब जनवरी फरवरी के महीने में लास्ट ईयर तब भी लेटर दिया था कि मुझे निकलना है। तो तब के जो हमारे आप कह रहे हैं 2023 के जनवरी फरवरी में भी आपने रेजिग्नेशन भेजा था? मैंने भेजा था। तो तब हमारे डीजी साहब, तो उन्होंने कहा था कि रुको, थोड़े दिन रुको, आराम से जाना, अभी जल्दी नहीं है। तो मैं मन पहले से बना दिया था, ऐसा नहीं कि तब मन बनाया था, मैं तो तब से मन बना के बैठा था। तो उन्होंने कहा नहीं रुको, अभी ठीक है, बाद में करेंगे। मैंने कहा भाई एनीवेज बाय ईयर एंड में मुझे जाना है। इस पे बात हुई थी, क्योंकि सही बात है, तब तो मैंने यही सोचा था कि किसी के पास मैं हेल्प भी मांगने नहीं गया था कि पॉलिटिकली अगर काम करना है तो कैसे। तो मैं अपने दम पे ही कोशिश कर रहा था। तो ये जो वक्त मिल गया मुझे, देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल कि किस तरह से ज्वाइन किया जाए, कैसे आया जाए। तो इसके पहले ही मेरी बात हो चुकी थी, दुर्गा पूजा के टाइम ही बात हो चुकी थी। इससे बात हो चुकी? अब उसमें है कि डायरेक्टली सीएम साहब से तो मुलाकात हुई थी मेरी, डेफिनेटली हुई थी मुलाकात, लेकिन इनिशिएट किया था मैंने कि कोई बहुत क्लोज है, पॉलिटिक्स में जाने का इनिशिएशन आपकी ओर से था कि सीएम साहब की ओर से था? मेरी ओर से था, आई मस्ट से मेरी ओर से था। यस, मेरी ओर से था। और मैंने इनिशिएट किया था। फिर सीएम साहब ने सुना भी मुझे, पर्सनली सुना उन्होंने मुझे, और एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा सही कहा उन्होंने। मैंने कहा था कि मुझे टिकट प्रेमी नहीं हूँ कि मुझे टिकट ही दिला दो, मुझे संगठन के लिए काम करना है, मुझे मौका मिलना चाहिए। मैं संगठन के लिए आई एम अ गुड एग्रीगेटर, मैं सबको साथ लेके चल सकता हूँ। इस बात पे बात हुई थी। तब मुझे बताया गया कि ठीक है, देयर इज़ अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू, गो अहेड, सबमिट योर पेपर्स। उस ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या था? ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि चीज़ें आपके लिए लाइंड अप है, आप आइए, आपका स्वागत है, काम पे लगते हैं, काम करते हैं। यही मतलब था, सिंपल मतलब था। बक्सर का टिकट नहीं था उसमें? देखिए, बक्सर की सीट की बात हुई थी डेफिनेटली, हाँ, बट आई विल नॉट से। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई कमिटमेंट नहीं होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई किसी को कमिट नहीं करता। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सीट कमिटेड सीट नहीं होती है, वो अंडरस्टूड होता है। तो ऐसा कोई लिख के नहीं देता है। तो वैसे ही एक अंडरस्टैंडिंग में हम चल रहे थे। एक चीज़ ज़रूर था, जो माननीय हमारे यहाँ पे सांसद महोदय अभी भी हैं, तो ये अगर जाते हैं तो ये किसी बहुत वरिष्ठ नेता ने भी मुझसे कहा, भाजपा के। आप अश्विनी चौबे जी की बात कर रहे हैं? अश्विनी जी की बात कर रहा हूँ। तो अश्विनी चौबे जी को मुझे एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने खुद कहा कि अगर उनका नहीं होता है तो आपका 100% आप ही हैं। और ये बात आपसे किसी ने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कही? भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा। नाम बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताते। अब किनको शेम क्यों करना है? अगर वो इंटरव्यू देखेंगे, उनका ज़मीर जानता है किसने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर इनका नहीं होता तो 100% आपका ही, आप चिंता नहीं। हाँ, अगर इनका नहीं कटता है तो हमें नहीं पता कि आपके लिए, हमारे लिए क्या है। तो ये उन्होंने कहा था। और ये बात कब की बता रहे हैं आप? ये जब टिकट डिक्लेयर होने के 20-25 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो 20-25 दिन पहले। तो ये भी नहीं, इसके पहले ये तो बात की बात, टिकट की बात है। उसके पहले जब मैं रिज़ाइन किया, उसके बाद भाजपा के कोई भी ऐसे मतलब टॉप 2-3 लोगों को छोड़ दिया, तो ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं नहीं मिला और नहीं कहा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराइए, मैं काम करना चाहता हूँ संगठन के लिए। मैक्सिमम लोग कराएंगे, सही टाइम पे कराएंगे, सही वक्त पे कराएंगे, करके टालते गए।
उसके बाद एक पॉइंट के बाद फ़ोन भी नहीं कर उठाते, मिलते भी नहीं, गाइड भी नहीं करते। तो सब जगह एक तो मतलब पहुंचा मैं किसी के पास, बड़े आदमी थे, तो उनके पीए साहब ने कहा आप हमसे बात करिए, उनसे बात करिए, एक ही बात है। मैं कहा सही चल रहा है फिर तो, ये तो बहुत सही मामला है भाई, आपसे बात करें उनसे बात करें, एक ही बात है। और क्या कि भाई साहब उनके बंगले तक ले आए, बंगले में बिठाए, मिलाए नहीं। वो कहते होगी ना बात हमारी, बाकी मैं जैसा होगा आपको बताऊंगा। अब सोचिए जहाँ पे इस तरह चल रहा था, जब तो मुझे संगठन में एंट्री ही आप नहीं दे रहे, तो ये कुछ मुझे पता चला कि ये बिहार जो भाजपा है उनका ही किया धरा था कि मुझे किस तरह से रोका जाए। जो भाई साहब अभी प्रत्याशी सम्राट चौधरी की टीम के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने रोक लगाई आपके? रोक लगाई या नहीं, किसने लगाई नहीं पता, लेकिन सम्राट चौधरी जी से भी मैंने बोला था, उनसे भी कई बार मिला हूँ, पटना में भी मिला हूँ, दिल्ली में भी मिला हूँ कि ज्वाइन कराइए, सही वक्त पे ज्वाइन कराया जाएगा, सही वक्त पे ज्वाइन कराया जाएगा। वो सही वक्त नहीं कब आया, जब मैं यहाँ पे इम्पैक्टफुल हो गया, तब वो सही वक्त उनके लिए आया कि हाँ अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो दिस इज थिंग। और ये नहीं, जो अभी हमारे प्रेजेंट प्रत्याशी हैं यहाँ पे, इनको भी कहा था, इनको मैसेज भी डाला हूँ मैं, उनके पास मोबाइल में भी होगा क्योंकि ये महामंत्री भी थे, तो ये तो उल्टा मुझ पे गर्म हो गए थे तब, शायद इनका ये चल रहा था अंदर, मुझे नहीं पता था। आप मिथिलेश तिवारी जी को बोल रहे हैं कि आप मिथिलेश तिवारी जी के पास गए थे कि आप भाजपा ज्वाइन कराइए मुझे, और उन्होंने गुस्सा हो गया था आपसे? हाँ, मुझसे नाराज हो गए, तब क्या बोले थे वो बात मैं बोल के उनको ऐसा मैं खराब महसूस नहीं करवाऊंगा, बट वो नाराज हो गए इस बात पे कि भाई क्यों तुम ज्वाइन करना है। तो मैं अब समझ में आया कि क्यों उन्होंने मुझे रोका था। तो ये सब चल रहा था, दिस इज़ रियल पॉलिटिक्स। हाँ, मैं तो काम करने आया था, मुझे लगा कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, मैं इस विचारधारा से बचपन से रहा हूँ, तो मैं बड़ा नेचुरल अलाइनमेंट होगा ना मेरा, तो मैं कहीं और क्यों जाऊँगा। तो मैं किसी और कहीं बात भी नहीं किया, कभी नहीं किया, ना पहले ना कभी नहीं बात किया। लेकिन जब यहाँ आके ऐसा लगा तो मुझे लगा सही है, ये तो मतलब सेवा भाव से पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं रहा है यहाँ, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, पॉलिटिक्स ही अपने में अंत बन गया है। तो मैं सोचा फिर ठीक है। और जब उसके बाद टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी मैंने अप्रोच करने की कोशिश करी, मैंने किसी बहुत बड़े आदमी को चिट्ठी भी लिख के भेजा। तो आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप किसको चिट्ठी लिखी थी? मतलब आप जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, किसको लिखी थी? जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी को लिखा था। अमित शाह जी को आपने चिट्ठी लिखी थी? चिट्ठी भी लिखा था कि मुझे गाइड किया जाए कि आगे क्या करना है, मुझे गाइड किया जाए कि मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे आगे बढ़ूं, है ना। तब भी अगर मुझे वो कर दिए होते ना, मैं बता रहा हूं, मैं डिसिप्लिन आदमी हूं, मैं डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं हूं। अब फिर कहते हैं कि आप धैर्य नहीं है, अरे क्या धैर्य दिखाया आपको, आप तो ज्वाइन ही, पार्टी ही नहीं ज्वाइन करा रहे हैं, आपसे हम क्या और एक्सपेक्ट करें, कैसे भरोसा करें, आप बताइए। एक इतने बड़े आदमी ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे के रिजिग्नेशन करवा दिया कि हाँ ठीक है अब तुम आगे जाओ, आगे बढ़ो, और उसके बाद आप सीन से गायब हो जाते हैं, तो कैसे मैं भरोसा करूं। उसके बाद कई लोग मुझे फ़ोन करें लगातार, आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे। मैं कहा कि कैसे भरोसा करूं मैं आपका, और कैसे मैं अपने लोगों को भरोसा दिलाऊं जो मेरे साथ इतने सालों से जुड़ के ज़मीन पे काम कर रहे हैं। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं अपने लोगों के साथ तो विश्वासघात नहीं कर सकता ना। अगर मेरे साथ बुरा होता है तो कम से कम मैं ये सीखूं कि ये जो फीलिंग, जो गंदी फीलिंग मुझे मिली है, ये मैं अपने लोगों तक ना ट्रांसफ़र करूँ। तो इसलिए मुझे निर्दलीय खड़ा होना मेरे लिए अनिवार्य है। ये सम्मान और आत्मसम्मान की बात है। लोग इसको किसी तरह की, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कुछ वरिष्ठ हैं जो नॉर्मल, वो तो समझते हैं, मुझे कई सालों से जानते हैं, मैं इस ज़मीन पे एक्टिव हूँ, तो वो तो मेरे साथ ही हैं। लेकिन जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं वो इसमें अब अलग अलग तरह के लॉजिक, डर की राजनीति कि आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा, जब कुछ नहीं सूझता है तो डराना शुरू कर देते लोगों को, तो ये सब अब शुरू हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स फॉर मी जो है वो एक इस तरह से सजा के पेश किया गया है कि बहुत जल्दी इस बात को पूरी तरह से समझ गया। अदरवाइज मैं बड़ा सकारात्मक भाव से यहाँ पे आया था पॉलिटिक्स में। आपने मीडिया संस्थान को, इंडिया टुडे न्यू नॉर्थ ईस्ट वेबसाइट को, आपने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि उन्हें डर लगता है कि अगर मैं इस पार्टी में आ जाऊं तो मैं इतना समर्थ हूं कि मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। किन के लिए ये बात कह रहे हैं आप? नहीं, ये मैं किसी से आगे निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये ज़रूर है कि मैं एक सकारात्मक नैरेटिव सेटअप कर सकता हूँ, ये भय है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ, मैं बिहार पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, बिहार बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कि बिहार बीजेपी में आप देखिए यहाँ लोग ओरिजिनल बीजेपी की तरह हैं। आप वो भी देख लीजिए निकाल के पहले, हाँ, जो भाजपा चला रहे हैं, आप देख लीजिए ज़मीन से ओरिजिनल जो भाजपा है वो कटते जा रहा है ज़मीन से। और ऊपर आप फीडबैक मैकेनिज्म इतना गंदा, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को गलत फीड किया जा रहा है ऊपर, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ज़मीन पे असली हो क्या रहा है। यहाँ जब चल रहा था, मैं क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हूँ, जो भाजपा कार्यालय में बैठे अपने भाई हैं, जो यहाँ ज़िले के भाजपा में हैं वो अपने भाई हैं सब,
वो बताते हैं किस तरह से बंद कमरे में रिपोर्ट बनता है, किस तरह से लोगों को जोड़ लिया जाता है जो फॉर में बात करे, जिस पर्टिकुलर आप अगर कुछ बुलवाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सामने खड़ा किया जाता है, और जो ओरिजिनल है उनको रूम में नहीं घुसने दिया जाता है या उस सभा कक्ष में नहीं आने दिया जाता है। तो इस तरह से अगर ज़मीन चल रहा है, तो मैंने काफ़ी कुछ लोगों को सीनियर थे उनको कहा भी कि ये पूरा तंत्र है आपके पास, लेकिन अगर आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तो आपको सच्चाई कैसे पता चलेगी। अब 4 जून को आप देखिएगा रिजल्ट सामने होंगे। रिजल्ट सामने होगा। आपने हिमंता जी के बारे में कहा कि आपने उनको अप्रोच किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जाओ काम करो, तब आपने रिज़ाइन किया। पर इस भरोसे के बीच में कभी ऐसा था कि आपने हेमंता जी से ये जानने की कोशिश की, या फिर उन्होंने कभी बताया क्या कि इसकी जानकारी उन्होंने जेपी नड्डा जी को, अमित शाह को या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है कि एक लड़का है हमारे साथ, वो ऐसा राजनीति में आना चाहता है? तो इसका मुझे मिला था, इसका भी खबर है कि जानकारी दी गई थी, और मैं जब दिल्ली में भी कुछ दिन जाके रुका था वहाँ पे अपने लेवल से पता किया तो वहाँ जानकारी थी। पर कभी फ़ोन आया या मुलाकात हुई? नहीं, फ़ोन नहीं आया और मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि ये मैं कोशिश करता रह गया। तो ये समझ में आया मुझे कि एक आदमी जो स्वेच्छा से आपके लिए काम कर रहा है, कोई गाइडेंस भी नहीं मिला। मुलाकात दूर की बात है, कोई गाइड भी कर दे ना, तो कोई गाइडेंस भी नहीं है। उनके जो लोग आसपास घूमते हैं, वो लोगों ने एक ऐसा दायरा बना रखा है कि वो एक भाई साहब से मिला मैं, अब इनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो बेचारा बहुत गंदे से जलील हो जाएगा, उस देखेगा उसको समझ में आएगा। वो मुझे उनके बंगले पे बुलाता है, बिठाता है। मैं किनके बंगले पे? किसी के छोड़िए ना, तो वो बुलाता, अमित शाह जी के बंगले पे? नहीं, मैं अब ऐसे करके मैं सबको नहीं बोलूँगा, आप जिसको बोलेंगे तो वो मुझे बुलाता है, बिठाता है। मैं इस सेंस में हूँ कि वो हमें एक साक्षात्कार कराएंगे। मैं आराम से तैयार होके जाता हूँ, जिनके लिए बुलाता है एक अच्छा शॉल भी लेके जाता हूँ, सब कुछ जाता हूँ। वो भाई साहब आता है, और भैया कैसे हैं आप, कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, सब ठीक है? तो मैंने बताया हाँ भाई ऐसे ऐसे, 1 मिनट के लिए मिला दो। साहब वहीं थे, अरे भैया हमसे बात हो गई, उनसे बात हो गई, एक ही बात है। तो फिर जब उसके बाद लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात, तो मैंने कहा आपने कहा था ना आपसे बात हो गई, उनसे बात हो गई, एक ही बात है, तो रहने दीजिए वहीं तक। आपसे बात हो गई तो उनसे बात हो गई, मैंने अपनी बात कह दी, आपको बता दीजिएगा। आप ये तो बातें हम जो कर रहे थे ये टिकट नहीं मिलने से पहले की बातें हैं। फिर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो उसके बाद क्या किसी ने अप्रोच किया आपकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, यूथ के बीच में आपको लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा था, तो क्या कभी बीजेपी से किसी ने आपको अप्रोच किया कि क्यों कर रहे हो ऐसा, नुकसान हमें है? हाँ, कुछ फ्रेंच लोगों ने किया, मुझे अप्रोच किया है। कुछ फ्रेंच के लोगों ने किया कि वो वही लोग थे जिनसे मैं टच में था तब, क्योंकि जब दिल्ली गया तो क्योंकि डायरेक्ट तो थे नहीं, तो जो कुछ लोग थे जिनसे मैं टच में था वही घूम के वापस मुझसे अब टच में आने लगे कि अब तुम आ जाओ। तो मैं उसको भी यही बताया कि तब तो इतना किया आप लोगों ने, कुछ नहीं किया, और अब जब मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ा हूँ। अब शुरुआत के हफ्ते 10 दिन में भी आपने नहीं बताया, अब बता रहे हैं मुझे 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप मुझ पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और हर तरह की बात, प्रलोभन भी दिया गया, आपको ये दे दिया जाएगा, आपको वो दे दिया जाएगा, वो इनसे मिला दिया जाएगा, इनसे आश्वासन दिया जाएगा, मंच पे कहलवा दिया जाएगा, हर तरह की चीज़ जो पॉसिबल आप सोच सकते हैं, हर प्रलोभन दिया गया। मैंने कहा मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो इतने भरोसे से के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो काम करें, मैं अपने को सेट करके इनको आधे में छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा जो होना है होगा, मुझे कोई इस बात का डर नहीं। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, और जब मैं अपने कार्यकर्ता का नहीं हो पाया तो मैं जनता का क्या होऊंगा। तो इसलिए मैं रुकूंगा, हर उस आदमी के साथ रुकूंगा। अगर एक आदमी भी मुझे भरोसा करता है मैं उसके लिए रुकूंगा। मैं अपने लिए नहीं आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वही करूँगा। आपने कार्यकर्ताओं की बात की कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए रुकूंगा, पर एक तरह से देखा जाए तो ये आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत शून्य से है। आपने राजनीति में कभी कदम नहीं रखा, फॉर्मल राजनीति में। हालांकि आप कुछ संगठनों से जुड़े रहे, कुछ एनजीओ से जुड़े रहे, तो अगर आप शून्य से शुरुआत कर रहे थे तो अभी कार्यकर्ताओं की टीम कैसे बना पाए? जी, ये कार्यकर्ता वही हैं जो मुझसे कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो हम सोशल वर्क्स में काम कर रहे थे, हम सोशली एक्टिव थे जब, तो इस साथ जुड़े हुए थे। और ये इसमें से कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड भी हैं, जो पॉलिटिकली भी पैरेलल काम करते थे कभी कहीं ना कहीं, और फिर इनके मित्र ऐसे करके कारवा बनता गया और जुड़ता गया। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अभी कुछ दिनों में मुझे लगता है मेरे पास कम से कम 5000 एक्टिव कार्यकर्ता हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं हमारे कामों में। कम से कम 5000 ऐसे लोग हैं, और ये छोटा नंबर नहीं होता 5000। तो ये वो लोग हैं जिससे मैं फिर वही बताऊँ कि जो मुझसे पहले सोशल कामों के साथ जुड़े थे, अब वो पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं। तो यही मेरे कार्यकर्ता हैं। पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं। और अब तो चुनाव लड़ने के लिए फंड की भी ज़रूरत पड़ती होगी, फंड कहाँ से आता है? जी, देखिए फंड होता है ना, कुछ लोग पैसे बनाते हैं जीवन में, पैसे कमाते हैं, मैंने रिश्ते कमाए हैं।
तो मेरे जो सहयोगी हैं, जैसे हमारे 5,000 कार्यकर्ता हैं, हम सभी 200-200 रुपये, 500-500 रुपये लगाए तो सोचिए कितने रुपए होते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सेक्टर है जिसमें हम अपने पास से फंड लाते हैं। दूसरा, कुछ कुछ बेनिफैक्टर्स हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ लोकल लोग हैं, कुछ दूर के मित्र हैं, तो ये लोग छोटे छोटे कामों में तो इन काइंड हेल्प कर दे। किसी ने गाड़ी भेज दी, किसी ने कोई सभा ऑर्गेनाइज करवा दिया। और सबसे अच्छी बात है, जो ग्राउंड पे हम काम करते हैं तो जनता हमारे लिए सभा ऑर्गेनाइज करती है। अब जाके पूछ लीजिए, हम एक फूल माला भी नहीं खरीदते, हम एक बताशा भी नहीं खरीद के उनको देते, वो खुद अपने आप से करते हैं। तो क्योंकि मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ उनसे, तो दिस इज़ अ ऑर्गेनिक, ये नेचुरल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। हाँ, कुछ कुछ बाकी जो खर्चे, जैसे मैंने बताया कि हमने कुछ रिश्ते ज़रूर बनाए हैं, किसी के लिए कभी मदद किया तो उनसे कभी पैसे तो लिए नहीं थे, कभी उनसे तो कोई फेवर लिया नहीं था। आज जब ऐसा वक्त आया तो खुद आके साथ खड़े हो गए कि भैया या आनंद जी कुछ हो तो हमको बताएं। तो ऐसे छोटे छोटे, ऐसा कोई बड़ा मेरा फंड का और हमारी ज़रूरत भी नहीं है। मुझे बताऊं मैं आपको संदीप जी, समझ में आया, लोग जो इतने फंड करते हैं ना, पैसे नहीं चाहिए होते हैं आपको, इतने पैसे नहीं चाहिए होते इलेक्शंस में, है ना। एक बेसिक कुछ गाड़ियाँ चलती रहें, कुछ खाने पीने का आपका इंतज़ाम होता रहे, बस इतना ही चाहिए होता आपके लिए इलेक्शन में। दूसरी पार्टियों के बारे में लोग बताते हैं करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं चुनाव में। जब आप ज़मीन पे मेहनत नहीं करते, जब आप 3-5 करने में लगे रहते हैं, जब आप ऑर्गेनिकली लोगों को विन ओवर नहीं करते, जब दिलों से नहीं जुड़ते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप दिल नहीं जीत पाते तो फिर उनके दिमाग को खरीदने की कोशिश करते हैं, तब पैसे लगेंगे। और मैं दिमाग का खेल ही नहीं करता, मेरा पूरा चीज़ ही दिल से जुड़ा हुआ है। मैं इमोशन से जुड़ता हूँ, ऑर्गेनिकली जुड़ता हूँ, ऑर्गेनिकली काम करता हूँ। यही मैं पुलिस में भी था तो मेरे साथ हुआ था। लोग सोचते थे ना कि मैं किसी को पैसे दे के बटोर रहा हूँ, जो मेरे साथ पैसे दे के लोग सेल्फी ले रहे हैं, मैं कहीं जा रहा हूँ तो लोग रोने लग रहे हैं, पैसे दे के कर रहे हैं। ये सारा ऑर्गेनिक कनेक्शन लोग समझ ही नहीं पाते कि सच में ज़मीन पे अगर आप काम करते हैं, सच में ज़मीन पे लोगों से जुड़ते हैं, तो ये जो इंसान है ना, आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, तो ये जो एक प्रेम का संबंध होता है, ये सबसे गहरा संबंध होता है। हम लोग फंडिंग पे बात कर रहे थे। 18 मई को हिमंता जी जब बक्सर में रैली कर रहे थे, मंच पर फंडिंग को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। उसमें वो कहते हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सुपारी लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको अगर जांच किया जाए आपके मोबाइल फ़ोन में तो पता चलेगा दिन भर आप उन पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं, और इतने पैसे तो असम में आपके पास नहीं थे। पता करो चुनाव कैसे लड़ रहा है। तो देखिए, पहले तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि असम में पैसे नहीं कमाए मैंने, जो भी किया ना किया। दूसरा चीज़ जो है, ये जो बात उन्होंने कही, ये उनको समझना चाहिए था इस बात को कि जिम्मेदारी उनकी थी कि मैं भाजपा के लिए काम करता, और मुझे पार्टी भी नहीं ज्वाइन करा पाया। सच कहता हूँ, मुझे इस बात का लगा, मैं कि सोचता था ये तो बहुत बड़े लीडर समझे जाते हैं, एक पार्टी नहीं ज्वाइन करा पाए। तो तब जब मुझसे पूछा गया, कि पहले जब मैंने उनसे भी पूछवाया कि भाई मुझे पार्टी तो ज्वाइन करवा दी, तो उन्होंने कहा था तब कि बिहार का पॉलिटिक्स है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो क्या ज़रूरत थी यहाँ की ये सब करने का, ये भी तो बिहार की पॉलिटिक्स है, इसमें आप क्यों आ रहे हैं फिर, और ऐसी क्यों बात करें एक ऐसे लड़के को जो अपने घर पे आके अपने घर को संजोने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि मैं राजद के लोगों का एजेंट हूँ, तो अब ये सोच को सलाम है अगर कोई ऐसा सोचता है, कोई IPS की नौकरी छोड़ के और ये एजेंसी खोलने आएगा, है ना। तो जो कि वो भी इतना पैशनेट IPS, जो कि खुद अपनी वर्दी पे हमेशा क्लेम करा कि खून के अलावा दूसरा दाग नहीं लगने दूंगा, तो इसके अलावा ऐसे आदमी पे आप ये कर रहे हैं। तीसरा, आप जाके आप बोल रहे हैं मेरे मोबाइल पे, आप चेक कर लीजिए, आपके पास सारे एजेंसीज हैं, आप बिल्कुल चेक करिए। मैं चाहता हूँ चेक करिए, शर्मसार होना पड़ेगा जब आप देखेंगे कि आपके प्रत्याशी के लोग मुझसे बात कर रहे हैं। तो क्या हिमंता शर्मा के ब्लू आइड बॉय आनंद मिश्र को हिमंता जी ने धोखा दिया है? देखिए, अब आप इसको जैसा भी समझ लें, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस जो थे, मैं बड़ा सरल आदमी हूँ, मैं ना ज़्यादा मुझे लोग कहे, मैं बताऊँ, मैं दिल्ली भी गया तो लोगों ने कहा कि तुम्हें बड़ा टाइस तरीके से साइड किया गया है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स हुआ है। मैं सीधा आदमी हूँ, मैं नहीं समझता हूँ। अगर आप मुझे कहते हैं कि आनंद जी मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं ये मानूंगा आप इंसान हैं, आप में अच्छाई है, आप में एक देवत्व है, आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्या कारण है मैं आपका भरोसा ना करूँ, ये बताइए। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं भाई, आपसे ऊंचा कोई नहीं है उस राज्य में, आप देश में एक बड़ा पोजीशन रखते हैं, मैं क्यों ना भरोसा करूं आप पे, ये बताइए। मुझे लोग करनी आपको चेक करना, मैं क्यों चेक करूं भाई, मैं इतना भी भरोसा ना करूं उन पे, जो कि हमारे राज्य के मैं उनको आई लुक अप टू हिम। ऐसा नहीं कि मैं उनको मैं हमेशा उनको बड़े श्रद्धा से देखा हूँ, मैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा हूँ, और मैं उनको जानता हूँ कि ज़मीन के जुझारू नेता हैं, उनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। ऐसे आदमी का अगर मैं भरोसा ना करूँ तो फिर किसका भरोसा करूँ? और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तब जैसा आपने बताया कुछ ऐसा ही लगता है कि शायद हो सकता है कि इच्छा ही ना रही हो हेल्प करने की, शायद बरगला दिया गया मुझे ये कह के कि हम आपको मदद करेंगे, और फिर आप बैकआउट कर जाते हैं किन्हीं कारणों से जो मुझे नहीं पता है। आपने पिछले साल के जवाब में एक बात कही कि मैंने ये तय कर रखा था कि अब अपनी वर्दी पे दाग लगने दूंगा तो सिर्फ खून का। हालांकि आपका करियर
कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा रहा है। एक कंट्रोवर्सी 2022 की है, कमल बोरा एनकाउंटर केस, जिस केस के बाद आपको पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया। बाद में आपकी पोस्टिंग लखीमपुर हुई, जहां से आप रिटायर भी हुए। उस केस, इसलिए मैं इस केस का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कल जब मीडिया से बात कर रहे थे हिमंता बिश्वा शर्मा, तो उन्होंने ये बात कहा कि मैं जल्द ही असम ले जाऊंगा, फाइनली, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। और उस केस में अभी जांच भी चल रही है, तो क्या इससे जोड़ के देखा जा रहा है? कई लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके तार जुड़े हुए हैं इस बयान के और जांच के। मैं आपको बताऊं, जब पुलिसिंग पॉलिटिकली होने लगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बात समझिए, है ना। जब आप अपनी पावर्स को पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ करें, तो आप कुछ भी, आपको बिठा बिठाए आपको किसी चीज़ में डाला जा सकता है। 2022 का ये जो घटना है, तो मैं खुद कोविड पॉजिटिव था, मैं चार्ज में भी नहीं था, ठीक। मेरे संग क्या इशू हुआ था कि मैंने अपनी टीम का साथ दिया था, जो मैं हमेशा करता हूँ। आज भी मैं इसी बात पर रहा हूँ ना, कि मैं अपनी टीम को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता हूँ। तब भी वही वो टीम थी जिन्होंने उनके लिए इतना ड्रग्स पकड़ा, इस कदर नौगांव ख़त्म था ड्रग्स के मामले में। तो वहाँ पे जो ड्रग्स हमारी टीम ने, नगांव नाम है उस जगह का, नौगांव डिस्ट्रिक्ट था, तो ड्रग्स को हम लोगों ने जिस तरह से उसी टीम ने ख़त्म किया था, जिस टीम के ऊपर ये ब्लेम आया था कि उसने किसी को इस तरह से लगा, तो वो जो पूरा इशू था, जबकि जिसका मैं पार्ट भी नहीं था, आई हैड नथिंग टू डू, मुझे आइडिया भी नहीं था क्या चल रहा है। मुझे होने के बाद घटना बताया गया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हो गया, जबकि मैं कोविड पॉजिटिव था। फिर भी मैं निकल के गया, हमारे एडिशनल एसपी साहब लोग थे, तो एज इट इज़ ना, कोई तब हिम्मत नहीं करता। तो अब ये तो भरोसे नहीं छोड़ सकते, मैं जिले का एसपी हूँ आफ्टर ऑल। मैं सामने गया, मैं चीज़ों को कंट्रोल किया, वहाँ पे मैं समझने की कोशिश की, उसको लॉफुली उसको डील किया गया। उसके बाद उस पर इंक्वायरी हुई जिसमें मैं वो इंक्वायरी के ओहदे में कहीं नहीं हूँ, वहाँ से मैं क्लीन चिट हूँ। केस हुआ जिसने फायर किया था, उस केस में मैं कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ। तो इस मामले में आप देखिए, तो मेरा कहीं कोई दूर दूर तक रोल नहीं था। एक ही रोल है, मैं जिले का एसपी था तब, और वो भी मैं तब चार्ज में भी नहीं था। तो ये समझिए, सिर्फ मैंने एक स्टैंड लिया अपने लोगों के लिए। यही कहा था मैंने कि जब तक इनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, आप इन पे कार्यवाही मत करिए इतना कड़ा। इन लोगों ने ही आपको ड्रग मुक्त कराया है, ये पूरे फोर्स के लिए मोरल ब्रेकिंग पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को कुछ मीडिया के चैनल्स ने मुझसे सुबह बात करते हैं और रात को उसको एडिट करके चलाते हैं लाइव बोल के। सोचिए मैं ना, कि वो दिखाते हैं कि लाइव मेरे साथ बैठा हुआ है। तो यही टिकिंग पॉइंट था हमारे मुख्यमंत्री जी का तब, कि यार ये बंदा इतना हो रहा है, इतनी दिन में बात हुई इससे, अभी ये फिर से लाइव कर रहा है। तो इस तरह का एक मिसकंसेप्शन खड़ा करके, क्योंकि इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं नहीं खोलूँगा यहाँ पे। आपको पता है कि सरकार कैसे चलती है, तो वो सब इंटरेस्ट थे जिसमें मैं हैम्पर कर रहा था। ईमानदार लोग कहीं भी नहीं चाहिए भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो मुझे हटाना ज़रूरी था। एक बहुत बड़ा लॉबी था जो ड्रग्स का था, जो मुझे हटाना है, उसके लिए ज़रूरी था कि मैंने उनकी कमर तोड़ दी थी वहाँ पे, तो इसलिए मुझे वहाँ से हटाया गया। और उसके बाद अभी जब मैं रेजिग्नेशन किया, रिटायर नहीं हुआ हूँ, जब मैं रेजिग्नेशन के लिए दिया, तो उसके पहले पूरी तरह से आपकी जांच पड़ताल होती है, आपका विजिलेंस क्लियरेंस लिया जाता है, आपका केस CID का क्लियरेंस लिया जाता है। मेरे पास चिट्ठी पड़ी है, आपको दिखा दूंगा, असम सरकार की, कि मेरे ऊपर कि देयर इज़ नो इंक्वायरी, नो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अपॉन हिम एंड नथिंग इज इवन कंटेम्पलेटेड, मतलब कुछ सोचा भी नहीं जा रहा है। इससे बड़ा क्लीन चिट आपको नहीं मिलता है। अगर ये होता तो मुझे यहाँ से राष्ट्रपति का वो नोटिफिकेशन इशू नहीं होता जिसमें मुझे छोड़ा गया। तो ये एक नैरेटिव खड़ा किया गया है, किसके लिए? यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो कमज़ोर पड़ गए हैं, जो कि इनके जीतने की संभावना ज़ीरो है, तो इनके लिए खड़ा किया गया कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये लौट गया तो क्या होगा, ताकि मुझ पे जो भरोसा है वो ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि इनका वहाँ घर है आसाम में, केस से रिलेटेड कुछ उन्होंने नहीं कहा, उनको भी पता है ना वो गंभीर आदमी है। अच्छा, इसलिए आपको आसाम वापस ले जाने की बात कर रहे थे? हाँ, कि वो गंभीर, कि उनका घर है वहाँ पे। अब डेफिनेटली वो इस सेंस से कहते हैं कि मैं हमेशा कहा हूँ कि असम मेरे लिए इट्स लाइक अ होम, क्योंकि वहाँ इतना प्यार मिला, इतना मोहब्बत मिला। लेकिन वहाँ पे एक छोटा, मेरा मतलब एक छोटा, क्या कहता हूँ, एक छोटा सा 10 फुट का भी मतलब चबूतरा भी नहीं है मेरे पास वहाँ पे। तो फिर आप असम वापस जाएंगे, जैसा हिमंता जी चाहते हैं आपको ले जाना, तो फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, यही तो अब उन्होंने मेरे लिए क्या रिहेबिलिटेशन प्लान सोचा है। मैं असम में तो पॉलिटिक्स करूँगा नहीं, ये समझ लीजिए। अगर वो चाह रहे हैं कि मुझे असम से कुछ बना दे, तो मैं वहाँ के लोगों के लिए चैलेंज क्रिएट नहीं करना चाहता, जो कि मैं जानता हूँ अगर वहाँ खड़ा हो जाए तो आई विल बिकम अ चैलेंज, बड़ा चैलेंज हो जाऊँगा। बिहार से बड़ा चैलेंज मैं असम में हो सकता हूँ, वो उसका मेरा कोई इरादा नहीं। दूर दूर तक जहाँ मैं वहाँ काम किया हूँ मैं लोगों के लिए, और वहाँ मैं जाके पॉलिटिक्स नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूँगा। तो ये जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, धन्यवाद आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ है। अगर इसके ऊपर भी अगर कुछ हो रहा है तो वही पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस होगा। अगर कोई कुछ इस तरह का सोच रहा है, कर रहा है, तो ये पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस। जब आप
आप अपने मेरिट से नहीं लड़ सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें, तो मुझे लगता है ये देश भी देख रहा है और देश समझ रहा है ग्रेजुअली जिस लाइन में चीज़ें चल रही हैं। और एक ऐसे प्रत्याशी को आप जिताना चाहते हैं यहाँ पे, जिसके लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलिए, एक ऐसे इस ज़मीन के बेटे को आपने छोटा करने की कोशिश की, जो अपना सब न्यौछावर करके आया है, सब कुछ अपना छोड़ के आया है यहाँ के लिए काम करने के लिए, आप उसको रोकने के लिए आप ये सब कह रहे हैं और ऐसे आदमी को प्रमोट कर रहे हैं जो कि अपना विधानसभा अपने घर में लूज करके आया है, अपनी मिट्टी नहीं बचा पाया और इस मिट्टी पे अपना हुक्म जताने आया है। ऐसा आदमी जो खुद दागदार है, यहाँ के जब से भाई साहब आए हैं, पूरे के पूरे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, आपस में लड़ मर रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। दुर्व्यवहार के शिकार मैं खुद उनके दुर्व्यवहार का शिकार रहा हूँ मैं, और इस बात को मैं आपको पुष्टि से बोल सकता हूँ कि वो कैसे, मतलब उनका दुर्व्यवहार का सीमा कहाँ तक जा सकता है। यहाँ के लोग समझने लग गए कि अभी भाई साहब का ये हालत है, 5 साल में तो वो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें, एक ऐसा प्रत्याशी को आप बचाने के लिए, एक ऐसे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी ये बात पता है कि मैं कैसा आदमी हूँ। उनको पता है कि ये बंदा सच्चाई के रास्ते पे चलता है, ईमानदार आदमी है और जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है, ये रुकता नहीं है। तो उसको रोकने के लिए ऐसी बातें करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वोट की बात है कि पब्लिक बरगला जाए, पब्लिक कंफ्यूज हो जाए, अरे भाई ये तो चले जाएंगे। लेकिन एक बात उनको भी समझना चाहिए कि अब वो सीएम नहीं है हमारे, और मैं उनका एसपी नहीं हूँ, और मैं कोई बकरी या भेड़ नहीं हूँ कि आप गोदी में उठाए और चले दिए। ये एक लोकतंत्र है और मैं कोई नॉर्मल, मुझे भी इस तरह से आप नॉर्मल कोई भी चलता फिरता ऐसा ना समझे। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है और बहुत भाव से किया है अपना काम। मैं अपनी वर्दी को इज्जत दिया हूँ, मैंने अपने काम को इज्जत दिया हूँ। तो ऐसा करके हर उस ईमानदार और निष्ठावान पुलिस वाले को या गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप हताश ना करें, जो कि अपना जीवन अपने शर्तों पे जीना चाहता है। जीवन अपने शर्तों पे जीना चाहता है। हमने देखा सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। हमने जानबूझ के आपके इंस्टाग्राम पेज को खंगाला तो देखा बाइकिंग का शौक है आपको, बाइक्स के साथ आपके बहुत वीडियोस हैं, लुक्स के भी वीडियोस हैं, आपके मुस्टैच वाले लुक को भी मैंने देखा, यहाँ से यहाँ मुस्टैच वाला। तो ये क्या कहते हैं, हमेशा से रहा है या फिर राजनीति में आने से पहले एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था आपने? हाँ, नहीं, ये जो मुस्टैच का वीडियो है वो 2014 का है। हाँ, 2014 का मुस्टैच का, तो मैं एएसपी था और वो मुस्टैच मैंने नए मुस्टैच रखे थे मैंने, तो एक बार ही रखा जीवन में मुस्टैच में, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में पोस्टेड था, बांग्लादेश बॉर्डर एरियाज़ था वो, तो तब पोस्टेड था, तो वहाँ पे बीएसएफ वाले बड़े अच्छी मुस्टैच रखते थे। तो कहीं उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने भी, बच्चा था यार, नया आया था जॉब में, तो मैंने वो रखा था, उसके बाद नहीं रखा। और जो है ना कि मैं मानता हूँ एक जीवन है श्रेष्ठ जीवन। देखिए मैं बचपन से ही मैं संघ से जुड़ा रहा हूँ, मैं एक शाखा में जाता रहा हूँ, तो मैं हमेशा वो चरित्र निर्माण जो शब्द है, चरित्र निर्माण, वो इसलिए आप नेचुरली आप बीजेपी की तरफ अलाइंड ज़्यादा थे? बिल्कुल, ये तो मैं खुल के बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ कि आई हैव अ नेचुरल चॉइस। मेरे तो मित्र मुझे चिढ़ाने लगे हैं, कहते तुम्हारा ये एक तरफा प्यार ना, देखो कहीं तुम्हें डुबा ना दे, हाँ तुम कहीं ये मजनू ना बन जाओ इस भाजपा के और संघ के एक तरफा प्यार में, तुम अपना प्यार जताते रहते हो, ये लोग तुमसे बात ही नहीं करते, तुम्हें घूम के देखते भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं। बट एनीवेज, मेरे स्कूल के भी मित्र हैं जो कि स्पेशली ऐसा करते हैं। एनीवेज, तो ये सब चीज़ें हैं ना, जबकि मेरा जो इंक्लिनेशन क्योंकि इस तरफ है, तो मैं हमेशा चरित्र निर्माण, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन भाव से चला हूँ। ये मानता हूँ कि एक ही जीवन है, इसमें आपको जो करना है इसी जीवन में करना है, अगले जन्म पता नहीं कब हो ना हो, क्या हो ना हो। तो मैं क्या नौकरी करने के लिए पैदा हुआ था कि नौकरी करूँ और मर जाऊँ? तो इसीलिए देखिए मेरे जितने भी बचपन के शौक, मैं गिटार भी बजाता हूँ। वो वीडियो भी मैंने देखा, आप वो राजा को रानी से प्यार हो गया गाना ट्यून बजा रहे हैं। यस, वो भी ट्यून है। बहुत सारे ऐसे ट्यून्स मिलेंगे जो सॉफ्ट नंबर से, जो मैं पर्सनली बजाता हूँ। मैं एम नॉट अ परफॉर्मर, मैं खुद के लिए बजाता हूँ। तो मैं गिटार भी जाता हूँ, मोटरसाइकिल यस मैं चलाता हूँ, और बचपन से चलाता हूँ। कई लाख किलोमीटर मैंने मोटरसाइकिल चलाए हुए हैं, और मोटरसाइकिल में मुझे एक जीने का एहसास होता है। जो लोग भी मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, वो आप कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं अपने पुलिस करियर में भी, जहाँ पे मतलब कोई क्या बताएं, सब इंस्पेक्टर नहीं जाता, वहाँ भी एसपी पहुँचता था अपनी मोटरसाइकिल पे। तो एक तो मेरे लिए वो प्रोफेशनल रीज़न भी था। दूसरा होता है कि पुलिसिंग में मोटरसाइकिल घोड़े के जैसा होता है, जिसका बहुत यूटिलिटी होता है। वो आपके फोर्स का भी मोरल हाई करता है कि आपका एसपी अगर ज़मीन पर उतर के मोटरसाइकिल पे मेहनत कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो लोग इसको सोचते थे कि ये शोबाजी है। भैया आप भी कर लेते, हाँ आप भी कर लेते। अगर आपको लगता है इससे मैं पॉपुलर हो, तो आप भी करके पॉपुलर हो जाइए। आप तो करेंगे नहीं, मेहनत करना नहीं है आपको। कोई मेहनत कर रहा है तो उसको फिर ऐसे नैरेटिव्स बिल्डअप करने हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम असम पुलिस ने समझा। आज देखिए पूरा असम पुलिस बाइक चला रहा है। हाँ,
आप मतलब आपको देखते देखते ये कल्चर वहाँ आ गया। यस, ये कल्चर वहाँ आ गया। मैंने खुद वहाँ पे करीब मोर देन 2000 किलोमीटर जो राष्ट्रपति का ये मिला था, कलर्स मिले थे, प्रेसिडेंट्स कलर, उसको मैं लेके, उस ध्वज को लेके 2000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं पहुँचा था। और लास्ट में आते आते जब ख़त्म करने से थोड़े देर पहले सांड ने आके मुझे उड़ा दिया। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं निश्चित कर लिया था, सांड ने आके मुझे उड़ा दिया मेरी बाइक को, और वो झंडा, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट किया था वो ट्रिप। मैंने बीच में नहीं छोड़ा था वो ट्रिप, लास्ट तक किया था। अपने स्प्लीन के इंजरीज में इंटरनल ब्लीडिंग लेके, टूटे हुए अपने रिब्स लेके, मैंने फिर भी उसको कंप्लीट किया था। एंड उसके बाद ही वो मुझे लगा वो नंदी बैल थे जो मुझे आए थे वो रास्ता दिखाने कि कहाँ भटक रहे हो तुम, कर क्या रहे हो जीवन में। देयर इज अ हायर एस्पिरेशंस है आपके, एक हायर कॉलिंग है जो आपको बुला रहा है। वो कहीं ना कहीं मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। और उस वक्त वो दैट एक्सीडेंट वाज अराउंड मई 2022 रहा होगा, मई 2022। और उसके बाद ही मैं रिकवरी फेज में भी था, जबकि मैं जनवरी में मैंने वो रेजिग्नेशन डाला था, जिसके बारे में फर्स्ट रेजिग्नेशन जब मैंने डाला पिछले साल 2023 की बात, 2023 में। और उसके बाद ही ये चल रहा था। एंड मुझे देना था, वो सबको पता था, हमारे डीजी साहब को पता था, मुख्यमंत्री जी को भी पता था, मेरे फ्रेटर्निटी में पता था कि ये बंदा जाएगा, ये जाने की तैयारी में, रुकेगा नहीं, ये जाएगा, ये सबको पता था। तो जो SIT की आपने चर्चा की थी कि वो जो आप जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं है। SIT में बताऊं कि हमारे फोर्स में भी कुछ लोग महानुभाव हैं जो जल के भुन के ख़त्म हो गए हैं। वो बहुत ऊंचे पोस्ट पे बैठे, पता नहीं हमसे क्या उनको लेना देना था, उनको हमारा तरीका अच्छा नहीं लगता था या जो भी। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा जाते जाते इसको रगड़ दिया जाए, इसको SIT में भी डाल दिया जाए। तो मैं कोई बात है, तो मैं अपना रेजिग्नेशन डालने के बाद SIT को ज्वाइन किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले रेजिग्नेशन डाला था, बाद में मैं SIT में भी गया था, ऐसा नहीं, फिर भी गया था मैं काम करने। वहाँ जाके मुझे भाई साहब समझ में आया कि वहाँ पे तुरंत कुछ करने का नहीं है। वो बोले अभी आराम से तुम चुप बैठो, सब बाद में जब टाइम आएगा बताया जाएगा। मैं जाकर होटल में पड़ा हुआ वहाँ पे, करूँ क्या, कुछ करने का मुझे काम ही नहीं। तो मैं समझ गया कि भाई या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं आप नाम लिए बिना कई ब्रिजेस बर्न कर रहे हैं। देयर इज मतलब ऐसा तो नहीं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे आप जा रहे हैं। आई एम एट नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना पद खुद प्रशस्त करूंगा। ये बात अच्छा हुआ कि मुझे पार्टी ने नहीं ज्वाइन कराया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। अगर ज्वाइन करा दिया होता ना तो मेरी लीडरशिप क्वालिटी दब जाते कहीं पे। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने नहीं ज्वाइन कराया, ये भगवान का ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। और मैं जिन ब्रिजेस की आप बात कर रहा हूँ, दे वर नेवर माई ब्रिजेस, है ना, वो कांटे थे, दे वर थॉर्न्स, मेरे रास्तों के कांटे थे वो। अब मैं उनको बेहतर है बर्न कर दूँ कि मुझे पता है ये लोग सामने मेरे कुछ बात करते तो मेरे पीछे कुछ करते, मैं सबको पहचान गया उसमें। तो इसीलिए मैं कोई ब्रिजेस नहीं बंद कर रहा हूँ, मुझे पता उन रास्तों पे मुझे चलना ही नहीं है। मैं बस उनको, देखिए अभी भी बता रहा हूँ, मैं आपको अपने आप को बहुत ही स्थिर रख के किसी के बारे में कुछ ज़्यादा बोल ही रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस पूरे सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं, एक ऐसा आदमी जो अपना स्टैंड लेने की कोशिश करता है, एक ऐसा आदमी जो सच से अपनी बात को रखना चाहता है, उस पर पहली बात तो होता है कि मन में उनके इतना नेगेटिविटी है कि एक सच्चा आदमी सामने आ जाए ना तो भरोसा ही नहीं होता कि यार सच्चा आदमी हो भी सकता है। तो ये होता है जिसकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। और मैं हूँ कि जो हूँ वो हूँ, जो है वो बोल देता हूँ। मुझे लोग कहते हैं सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ छुपा, मैं क्यों छुपा के रखे यार, पता नहीं कल हो ना हो। इतनी गोलियां मैंने देख सही हैं, कितने कान के बगल से मेरी गोलियां, मैं जिंदा खड़ा हूँ आज ना, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं तो 2017 के पहले शहीद हो चुका होता। तो मैं जिंदा खड़ा हूँ तो डेफिनेटली कुछ हायर पर्पस के लिए खड़ा हूँ। मैं सिर्फ नौकरी करने, मेघालय पोस्टिंग की बात कर, मैं मेघालय की बात कर रहा हूँ। मैं जंगल मतलब दर भटका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम IPS ऑफिसर होंगे जिसने ऐसी जिंदगी देखी होगी। मैं मतलब कई हफ्ते जंगल में रहता था, कई हफ्ते। जो कष्ट और कठिनाइयाँ मैंने वहाँ पे देखी हैं, उसके बाद से मेरा ये मोह माया भंग हो गया ना कि मुझे ज़मीनी सुख चाहिए, मुझे मटेरियल गेंस चाहिए, ये सब मेरी ज़िंदगी में ज़ीरो है। मन में संन्यास भाव लेके चलता हूँ मैं, मुझे कुछ जीवन में नहीं चाहिए। मैं देने के भाव से आता हूँ, मुझे पाने के भाव से नहीं आता हूँ। मेरे लिए पार्टी या टिकट या पॉलिटिक्स एकमात्र साधन मात्र है। ये मेरा एंड इन लाइफ नहीं है कि मैं ये मिल जाए तो बस मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं बड़ा खुश, नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आज भी बताता हूँ, मैं निर्दलीय, हम जीत रहे हैं, ये इसमें कोई शक या संशय नहीं होना चाहिए। हम जीत रहे हैं और जीतने के बाद मुझे लोग आप किसको ज्वाइन करेंगे, मैं बताऊँ, मैं अपने इस बक्सर क्षेत्र के इंटरेस्ट के लिए वहाँ जा रहा हूँ। मैं हर उस आदमी से पूछूंगा, बताओ मेरे जो इश्यूज़ हैं, मेरे जो किसान भाई के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है आज यहाँ पे, ज़मीन अधिकरण लेके और कुछ थर्मल पावर प्लांट लेके, उनका आप इमीडिएट सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो हमारे युवा का अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है यहाँ पे, बेरोजगारी के साथ पलायन का जो इशू है, उसके लिए हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, शिक्षा में क्या ठोस कदम दे रहे हैं, स्वास्थ्य में, ये जो मुझे करके दे दे, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मेरे इस प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करिए। मुझे बक्सर क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाना है। यहाँ के हर आदमी के लिए, हर एक आदमी जो अपना कुछ छोटे से छोटा भी इशू लेके परेशान है, उसके लिए मैं सोल्यूशन बन के आना चाहता हूँ। मैं उसके लिए हर वो चीज़ करना
करना चाहता हूँ कि ताकि यहाँ लोग एक आदर्श राम राज्य का एहसास यहाँ पे हो सके। और मैं ये समझता हूँ कि राम राज्य स्थापित करना है तो राम के आदर्शों पे ही राम राज्य स्थापित हो सकता है। तो मैं इस भाव को लेके चल रहा हूँ। राम राज्य की बात कर रहे हैं, हिमंता जी एक बात और बोले कि आपकी रैलियों में जय श्री राम के नारे नहीं लगते। अब इसके लिए बात करता हूँ, बहुत मुझे मतलब बहुत बड़े हैं। अब देखिए कैसे भाजपा ने अपने बड़े नेताओं को गुमराह किया है। ये एक सीधा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इन सबको पता है, किसी ने उनको फीड नहीं किया इस बात को कि हम जय श्री राम से शुरू होते हैं, पूरे रैली जय श्री राम चलता रहता है और ख़त्म भी जय श्री राम के ही नारे पे होता है। और लोगों ने उनके फ़ोटो बना दिए, लगा दिए। मैंने देखा, मुझे भी मीम भेजा किसी ने और लगा के दिखता है कि इनके मोए मोए हो गए, ऐसा कुछ करके है। तो मैं मतलब इट सो फनी, मैं कहा यार मतलब गजब हाल है। तो अब देखिए कि यहाँ के लोकल लोगों ने किस कदर अपने सीनियर लीडर को गुमराह किया। और ये एग्जैक्टली मुझे लेके यही हुआ है। यहाँ से दिल्ली को गुमराह किया गया है किसी किन्हीं कारणों से। कुछ भी किया गया मुझे नहीं पता, मतलब किसने किया हो तो मुझे पता है, लेकिन कैसे किया गया, क्यों नाम नहीं लेते किसने पता किया है, अब सिर्फ किसने किसी ने। दो रीज़न से नहीं लेता हूँ कि पहला रीज़न है कि वो लोग बड़े लोग हैं। हाँ, उनका एक अपना, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक धरातल बनाया है। मैं एक बात कह के उनका धरातल तोड़ दूँ, ये अच्छी बात नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल गेन के लिए उनको ख़राब कर दूँ, ये ठीक बात नहीं है। मैं लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि उनको तो वो तो देखेंगे, उनको तो जज्बात में लगना चाहिए ना, हिट होना चाहिए। और सामने झुटला देते हैं बात को कभी कभी। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ समाज की सेवा के लिए थोड़ी तो सत्यता रखिए मन में, आप थोड़ी सच्चाई रखिए, नहीं तो आप समाज सेवा कहाँ करें। हर चीज़ 3-5 करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल लोगों से मिलिए, क्योंकि आप एक अच्छे समाज के, आप सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, आप सामाजिक नेता भी बनिए। समाज का उत्थान कैसे होगा, बिहार को उसका जगह कैसे मिलेगा, अगर हमारे बिहार के नेता खुद के ही अपनी ही रोटी सेकने में हर बात पे लगे रहेंगे। तो इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता। आई डोंट वांट टू क्योंकि मुझे पता वो मुझे जीवन में हेल्प नहीं करेंगे। मैं अब उस बात से मतलब ये नहीं कि बर्निंग द ब्रिजेस वाली बात है ना, वो आई हैव बर्न्ट इट, मुझे पता वो मैं बंद कर चुका हूँ। मुझे किसी ने बोला, मैंने कहा कि आपको क्यों लगता है कि भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक ऑप्शन है, आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? तो मैंने कहा इस अहम और वहम इस दोनों में क्यों हो कि आप ही मेरे एक ऑप्शन है। मैं निर्दलीय रह लूँगा, मैं जीवन भर ऐसे रह लूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरा पर्पस क्या है? नेता बनना है? नहीं, मेरा पर्पस है मेरे समाज के लिए काम करना। मेरा पर्पस है बिहार को उसका जगह देना, बिहार की जो गरिमा है उसको वापस लौटा के ले आना। तो उसके लिए तो मुझे पॉलिटिक्स भी ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं निर्दलीय रह के भी ये काम कर सकता हूँ। जब तक मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे लोग मेरे साथ है, वो मेरी सच्चाई और निष्ठा से प्रभावित हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तब तक मैं अपने लोगों को बिना पार्टी में रहे भी काम कर सकता हूँ। हमने कुछ लोगों से बात की, उन लोगों ने ये कहा कि कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता आपको, आनंद मिश्र को इसलिए सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ब्राह्मण वोटों का बिखराव हो रहा है इस इलाके में। बक्सर में ब्राह्मणों की आबादी ज़्यादा है, तो आपको भी यही लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण वोट का आपको मिलने वाले हैं या फिर सभी समाज के लोगों का वोट मिलेगा? देखिए, मैं बताऊं आपको, ब्राह्मण वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं खुद एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूं और ब्राह्मण हमारे जितने हैं उनको भी दिख रहा है कि उनके बेटे और उनके भाई के साथ क्या हुआ है। तो ये मेरे साथ हुआ तो उनके साथ भी हो सकता है। और वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से एक आईपीएस बनना आसान नहीं होता। एक आप आईपीएस की नौकरी को इस तरह से छुड़वा देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि छोड़ दो, और छोड़ के आप उसको ऐसे हवा में छोड़ देते हैं। तो मेरा ब्राह्मण कम्युनिटी भी ये देख रहा है ना, तो मेरा ब्राह्मण कम्युनिटी इस बात को जानता है कि किसके साथ खड़ा होना है। ये बात अब हमारे पूरी कम्युनिटी के सम्मान की भी बात है, या आत्मसम्मान की बात है कि आप एक अपने घर के लड़के को आप इस तरह लाते हैं। दूसरा, मैं क्योंकि खाकी का इंसान हूँ, मैं सबसे जुड़ता रहा हूँ। मेरे हर धर्म, हर संप्रदाय, समुदाय, कास्ट, सब में मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं सबसे जुड़ता हूँ। यहाँ भी मैं कभी किसी भेदभाव नहीं करता। एक नेता सबका नेता होता है, वो किसी कम्युनिटी का नेता नहीं होता है। अगर वो कम्युनिटी का नेता होता है तो आई डोंट थिंक, लोग कहते हैं ब्राह्मण नेता हैं तो राजपूत नेता हैं, तो इस तरह से ये जो बांट के बंटवारे की राजनीति में हमारा बिहार बंट जाएगा। और मैं ये करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे गड्ढे खोदने नहीं आया, मैं यहाँ ब्रिजेस बनाने आया हूँ, मैं लोगों को जोड़ने आया हूँ। मैं पहले ही बताया, मैं आई एम अ गुड एग्रीगेटर, मैं सब लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जितने कम्युनिटीज़ हैं, जितने कास्ट हैं, उनको मुझसे भरोसा है, सब मुझसे जुड़ते हैं। मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ तो उनको पता है कि मैं जय श्री राम तो बोला हूँ, लेकिन मैं रहीम का दुश्मन नहीं हूँ। उनको पता है कि अगर लड़का जन्म तो लिया है ब्राह्मण कुल में, लेकिन हरिजन भी मेरा भाई है, मैं उसके साथ भी बैठ के खाना खाता हूँ। मैं यहाँ बात तो ज़रूर कर सकता हूँ कि सबकी, गांधी जी की भी बात करता हूँ मैं, मोदी जी की भी बात करता हूँ मैं, अंबेडकर साहब के भी जो उनके विचारधारा है उनको भी मैं सत नमन करके उनको भी साथ लेके चलता हूँ। तो हर इंसान यही चाहेगा ना कि आपके बंधुत्व का एक भाव क्रिएट हो समाज में।
ये बिखराव का ना हो। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तब बढ़ेंगे। एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम तो लड़ने में अपना एनर्जी खत्म कर देंगे। लेकिन आप बिहार का अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स देखिए कि 70 साल में जब आप 42 बार अपने चीफ मिनिस्टर बदलते हैं तो आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ के ज़्यादातर नेता जो हैं वो सिर्फ पोस्ट के लिए, वो राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो विकास के लिए राजनीति नहीं कर रहे होते तो हमारे बिहार में आपको लगता है कहीं काबिलियत की कमी है, हम नहीं बढ़ सकते? क्यों हमारे बिहार के इस बड़े बैनियन ट्री को, इस बड़े बरगद के पेड़ को आप क्यों गमले में लगाना चाहते हैं? मैं वही गमला फोड़ने आया हूँ कि इस गमले से निकालिए, उसको सही जगह दिलाइए, उसको सही सिंचाई दिलाइए, उसको सही माहौल दिलाइए, एक नैरेटिव तो स्टार्ट हो कम से कम, इस पे बात तो हो कम से कम इससे बाहर। मेरे से जैसे हज़ारों लाखों और मुझसे बेहतर लोग हैं हमारे समाज में, मैं कहता हूँ वो लीडरशिप पकड़ लें मेरे बाद या मेरे साथ, मैं उनका झंडा उठाने को तैयार हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं भाजपा की जब लोग मुझे बात कर रहे थे इसको छोड़ने के, मैं उनसे तब भी बोला था आप प्रत्याशी बदलिए। आप यहाँ पे पहली बात तो यहाँ का डिमांड है कि एक लोकल आदमी चाहिए, क्षेत्र का आदमी होना चाहिए। आप इस शाहबाद क्षेत्र का किसी को भी खड़ा कर दीजिए और साथ में वो मुझसे बेहतर हो, बस उसका जज्बा मुझसे ज़्यादा तगड़ा हो, वो मुझसे बेहतर काम करने का वो आपको कॉन्फिडेंस दे सके, मुझे भी बता सके आनंद जी मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं उनका झंडा लेके आपके लिए वोट मांगूंगा। मुझे नहीं चाहिए टिकट, मैं आपके उसके पीछे पीछे घूम के मैं उसके लिए काम करूँगा। तो जब तक मैं बताऊँ जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक सही कैंडिडेट हम मांग नहीं करेंगे, तब तक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऊपर लोग थोपते रहेंगे। तो अब की बार बक्सर इस बात को प्रूव कर देगा कि अगर आप सही कैंडिडेट नहीं देंगे तो हम सही कैंडिडेट आपको पकड़ा देंगे। तो ताकि अगली बार से भाजपा ही नहीं, जितने भी दल है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, यहाँ पे राजद हो, जितने भी दल है, सबके सब कम से कम प्रत्याशी अच्छा दे, क्योंकि जनता का हक बनता है कि उनका उम्मीदवार, उनका जो प्रतिनिधित्व करे वो एक उच्चतम कैरेक्टर का आदमी हो। अच्छा, आप प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे थे तो हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली। हमारी मुलाकात 2 आनंद मिश्र, एक अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं और दोनों ही आनंद मिश्रा हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी तिकड़म में आप भी फंस गए, आपके नाम पर भी 2 कैंडिडेट हो गए? और दूसरे कैंडिडेट को मैंने फिर एफिडेविट निकाल के देखा तो दूसरे कैंडिडेट का लुक भी आपके जैसा है, हेयर कट भी यही है और सारा अंदाज भी है। कहाँ, मतलब ये तो चुनावी तिकड़म में आप फंसते नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। कल मेरे 2-3 मित्र थे जो फोर्सेस में हैं, उन्होंने कहा अरे भैया गलती हो गया। हमने क्या, हम आपकी जगह उसको वोट दे दिए? हमने तो अच्छा किया, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, दिखते नहीं। अरे भैया एकदम आपके जैसा दिख रहा था, हम तो बस आनंद मिश्रा देखे, फोटो देखिए आपके जैसा ही है, हमने तो दे दिया। हमने देखा। पोस्टल बैलेट की बात कर रहे हैं? पोस्टल बैलेट की बात कर रहा हूँ। हमारे 2 लोग फोर्सेस में हैं, अपने घर के लड़के हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला भैया बहुत घर के लड़कों ने मेरी गलती की है, सोचिए आप क्या बोलेंगे। और यही था इनकी कोशिश। मिथिलेश तिवारी जी हार रहे हैं, ये उनको भी पता है, वेरी मच पता है, पूरे भाजपा को पता है कि मिथिलेश तिवारी जी हार, इसमें कोई शक या संशय किसी को होना नहीं चाहिए। वो तो कहीं कंपटीशन में नहीं है। वोट काटने की बात करें, वो अब मेरा वोट काट रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रयास है मिथिलेश तिवारी जी ने, आप उनके रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, उन्होंने खुद सुधाकर सिंह से अपनी मित्रता की बात कही है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन एयर कहा है, आप उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा आर्काइव्स में। और वो मित्रता की बात, उनको पता चला वो तो हार रहे हैं, तो उन्हें लगा अब हम जीत गए। तो ये वही आदमी थे जिन्होंने मुझे डांट दिया था इस बात पे। तो सोचिए उनका राजनीतिक करियर का क्या होगा अगर मैं जीत गया तो उनको अपनी राजनीतिक साख और बाद में बहाने देने पड़ेंगे ना कि मैं क्यों हारा था। उनको बहाने देना पड़ेगा, यार ये आनंद मिश्रा ने मेरे को हरवा दिया, ये सब चीज़ें, तो उनको पता वो हार है, तो ये बहाना देना पड़ेगा। तो मैं कहीं जीत ना जाऊँ, मैं जीत जाऊँगा तो फिर उनके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने ये बंदा खड़ा किया है जिसका ओरिजिनल नाम मैं आपको बताऊं आनंद कुमार मिश्रा है, जो कि उसके मैंने पैन कार्ड के डिटेल्स निकाले, तो उससे मैंने उसका, पुलिस वाला हूं ना तो इतना इन्वेस्टिगेशन तो मैं करूंगा, तो उसका नाम है ओरिजिनल आनंद कुमार मिश्रा। वो एफिडेविट डालता है आनंद मिश्रा बोल के, और उसका मैंने कंप्लेन भी डाला है, ECI तक दिया है, अभी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है कि उसने झूठा अपना नाम ही बदल के उसने डाला है, सोचिए। हाँ, तो इस पे कार्यवाही क्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसका जो फोटो देखेंगे आप, फोटो एडिटेड फोटो है, उसका हेयर स्टाइल मुझसे दूर दूर तक मिलता जुलता हेयर स्टाइल नहीं है। आप ओरिजिनल आदमी में फोटो मिलाएंगे ना, कहीं दूर दूर तक मैच नहीं है। उसको गुदगुदाने से भी वो आदमी शायद ना हंसे, उसकी हंसी एकदम मेरी जैसी हंसी बनाई गई है। मुझे कभी लगता है कि मेरा ये हाफ और मेरा ये ऊपर का पार्ट को लगा के थोड़ा ट्वीक करके एडिट करके उसके साथ जोड़ दिया गया दोनों का फेस, और दूर से मैं देखा तो मुझे लगा ये तो मैं हूँ। और ये गमछा बांधने का स्टाइल भी इस टाइप से करके मेरे जैसा करके, जबकि उसके जीवन में उसने कभी, उसके बाकी पुराने फोटोज मैंने अपने रिसर्च किए, इसका भी मैंने कंप्लेन किया था। अभी तक इन दोनों पे कोई कार्रवाई। कब शिकायत की थी आपने? मैंने जिस दिन हुआ था उस दिन ही शिकायत की थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और मैं बड़ा आशान्वित है, आपका देश जानना चाहिए कि ऐसे पे क्या कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए। और इन्होंने उसको, उसके बाद मुझे 7 नंबर सीरियल मिला था, रातों रात कुछ पलट हुआ कि
कि कोई भाषा कमेटी ने ये किया है, कुछ कुछ करके बहाने बनाने। मैं भी ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ करना है तो यू टेल मी द पर्सन, आई टेल यू द रूल्स। तो वो चीज़ होता है, रूल्स निकल जाते हैं और लोगों ने उसको 7 नंबर से, मैं जो टॉप में था तो ये ऊपर था, वो नीचे था। तो एक ना ये साइकोलॉजिकल चीज़ है कि जो ऊपर आता है, जो हड़बड़ी वाले होते हैं ना, वो पहले वाले को दबा देते हैं बटन को, तो ये फ़ायदा उसको मिलेगा। मेरा एक बड़ा परसेंटेज चंक वो काट देगा आदमी वोट। तो ये उसको पता था कि मैं ऊपर हूँ तो उसको वो भी फ़ायदा नहीं मिलता। तो अब उसने क्या किया, मेरा नाम नीचे 8 करवा के अपना नाम ऊपर करवा दिया 7 नंबर पे। किसने करवाया होगा ये मिथिलेश तिवारी जी ने करवाया, और कौन करवाएगा? उनका ही कैरेक्टर है। आप इतने फोटोज उसके वायरल हो रखे हैं जिसमें साथ में बैठ के पूजा हवन सब कुछ कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, माननीय सम्राट जी के साथ आशीर्वाद लेता हुआ फोटो है। उसके भाजपा के जो ऑफिस बीयरर्स की लिस्ट में इसका नाम है। तो ये कौन है? भाजपा ने क्यों खड़ा करा? आई एम श्योर ये भाजपा का नहीं किया हुआ, मैं भाजपा को नहीं बोलूँगा। ये मिथिलेश तिवारी जी के क्रिकेट जो बुद्धि है ना, वो तो हमेशा इन्हीं ऐसे ही केसेस में लगे उनके पास, फ्रॉड के, चीटिंग के, ऐसे केसेस। तो दिमाग ही किसी का ऐसा चलता है तो क्या करे बेचारा, वही करेगा। तो जिसके पास जो बुद्धि है, मैं यहाँ विकास का सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों का बदलाव, मैं भविष्य के लोगों की बनाने की, तकदीर बदलने की बात सोच रहा हूँ, और ये यहाँ पे तिकड़म करने की सोच रहे हैं। तो मैं ये सोचिए, अगर आदमी शुरुआत ही ऐसे करता, अगला 5 साल इन्होंने मेरे बक्सर के लिए क्या रखा है, तो मैं क्यों ना और दृढ़ता से इनका विरोध करूँ, मैं क्यों ना दृढ़ता से अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को इनसे बचाने के लिए प्रयास करो। ये मेरा धर्म बनता है और मेरे लिए अब ये धर्म युद्ध है कि मैं इनको रोकूंगा। और ये जो फर्जी आनंद मिश्र खड़ा हो, मैं आपको और एक बता दूं, आपकी व्यूअर्स को पता हो कि थोड़े दिन में देखिएगा ये कमेंट आएगा कि आनंद मिश्रा ने दिया बीजेपी को समर्थन, ये अब चुनाव में नहीं है करके, ये वो आदमी करेगा। अच्छा, ऐसा होने वाला है? ये होगा, मैं आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, इस तरह की हरकतें होंगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी, कमेंट्स आएंगी जिसमें दिखेगा कि वो बंदा उनको सपोर्ट करेगा और पब्लिक को कंफ्यूज कर देगा कि एज इफ मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ताकि पब्लिक गलती से सोचे अरे आनंद भैया ने चलो ये भी धोखा दे गए, अब तो क्या करे, चारा नहीं है, चलो उनको ही वोट दे दे। वो हर तिगड़म लगा के जीतने की कोशिश करें। मैं कहा दिल जीतो यार, चुनाव ना भी जीतो तो क्या बात है, दिल जीतो, ये उनको आता नहीं है। चुनाव ना जीतो लेकिन दिल जीतो। लेकिन आपने एक बात कही है, हमने किसी से सुना है, पता नहीं, आप ही इसकी सच्चाई बताएंगे कि आप जब उम्मीदवार हो गए, आपका चुनावी कैंपेन जब तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो इस बीच आपको अमित शाह के दफ्तर से कॉल आता है, उनके सेक्रेटरी का, वो आपसे बात करना चाहते थे और आपने उनको ये जवाब दिया कि दिल्ली में मुलाकात होगी, वो भी लोकसभा में। नहीं, उनको मतलब जिसने भी मुझसे बात किया था, तो ये मित्रवत संबंध है मेरे उससे, मित्रवत संबंध है, तो उसको ये मित्र के बीच में करी हुई बात है। वो मुझे खिंचाई कर रहा था, मैंने भी उसकी खिंचाई कर दी। तो ये मित्रवत बात है, इट्स नथिंग टू डू विद अमित शाह जी। और उनका तो खैर कद बहुत बड़ा है और वो ज़रूर, वो तो उनको तो मैंने मित्रवत, वो मुझे खिंचाई कर रहा था, मैंने भी उसको यही कह दिया। अब दिल्ली में मुलाकात होगी लोकसभा में। हाँ, तो मैं उसके लिए कहा था, मित्र के लिए कहा था मैंने, अमित शाह जी के लिए कहा। मैंने कहा आएंगे, तुमसे भी मिलेंगे। बताया भैया हमसे तो मिल लो कम से कम। मैंने कहा तुमसे भी मिलेंगे, अब दिल्ली मिलते हैं, लोकसभा में मिलते हैं। दिल्ली मिलते हैं, लोकसभा मिलते हैं। हम लोगों ने बहुत बात की, विवाद, चुनावी कैंपेन, ये हो। अब है कि आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आपके एक मित्र ने बोला कि बीजेपी सब कुछ नहीं है ना जीवन में, कुछ और विकल्प भी हैं, तो आप कहाँ विकल्प, मान लीजिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को तय करना है कि आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये दूसरी बात है, लेकिन आगे अपने राजनीतिक करियर को क्या देखते हैं कि अगर बीजेपी नहीं साथ मिलती है? क्योंकि आपने एक बात कही थी 2 अप्रैल को, जो आपने फेसबुक लाइव किया था जिसमें आपने अपने निर्दलीय उम्मीदवारी का ऐलान किया था, उस दौरान ये कहा था कि मैं चाहता था कि मैं शुरुआत एक पॉलिटिकल पार्टी से करूं ताकि मैं अपने प्लान्स को आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाऊं। अगर ये मौका आपको इस बार तो नहीं मिला, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जीतते हैं तो फिर आगे क्या आप कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल या फिर जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी की, जो पौध के द्वारा धीरे धीरे बिहार में फैल रही है? देखिए, मैं कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल तो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करूँगा, ये तो मैं श्योर हूँ, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ इसको। हाँ, प्रशांत किशोर जी वाली, प्रशांत किशोर जी के संग देखिए, एक मेरा मतलब क्या कहें कि एक मेंटल फ्रिक्वेंसी तो मिलता है ना, बट मैं वो पार्टी ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। हालांकि अभी उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई है, अब तो जन स्वराज यात्रा ही कर रहे हैं। तो उनकी मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि हमारे लोगों को जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर युवा ये कोशिश करना चाहिए, हर पढ़ा लिखा आदमी, हमारे ये जागरण की बहुत ज़रूरत है हमारे समाज में। तो मैं उनको कहीं ना कहीं एक मॉरल लेवल पे, मेंटल लेवल पे मेरे मन में उनके लिए सपोर्ट है, ये मैं खुल के बताता हूँ। बट मैं उन्होंने कभी खुल के फ़ोन करके सपोर्ट किया है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अभी इस लाइन में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अगर कहीं, अब ये इंडिपेंडेंट होने का भी एक अपना सुख है।
हाँ, कि इसमें मुझे कोई गाइड नहीं करता, दबाता नहीं है, रोकता नहीं है, तो इसका भी एक अपना सुख है। और जब मैंने अपना रेजिग्नेशन भी दिया था उसमें यही लिखा था कि आई वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। तो भगवान ने उसने इंडिपेंडेंस कहा तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना दिया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि शायद आने वाले दिन में मैं देखता हूँ, देखिए मेरा ना मेन पर्पस मैंने बताया सोशल एजेंडा है, मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो मेरे सोशल काम में वो चाहे जैसे हेल्प मिले, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू मिलता है, लेकिन मैं कांग्रेस आरजेडी नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं फॉर श्योर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरा अगर पॉलिटिकल एजेंडा जो जो मेरा सोशल एजेंडा है, अगर किसी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ फ्रिक्वेंसी मैच होता है, मेरे लोगों का, मैं अपना भला के लिए नहीं जाऊँगा। अगर मैं कभी भी कहीं भी किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मेरे लोगों के लिए क्या दे रहे हैं, उन शर्तों पर ही मैं कभी भी ज्वाइन अगर करता हूँ या अपनी नई पार्टी बनाता हूँ। ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास कि हम नया पार्टी बनाएं, या ये हो सकता है मैं निर्दलीय ही रहूं, या फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से फिर से हाथ मिलाने का ऑफर आए। नहीं देखिए, ये अभी मैं अगले 5 साल तो बिल्कुल नहीं सोच रहा, बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं ज़मीन पे अपना काम करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑफर तो मेरे पास पहले आ चुका था, ये थोड़ी कि अभी आ रहा है। अच्छा ऑफर आया था, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, बहुत बड़ा ऑफर था। क्या ऑफर था? अब कोई बताइए, जनता जानना चाहेगी ना कि क्या ऑफर आया था। जिन लोगों ने मुझसे बात किया उन्होंने हर तरह की बात कर ली। वो आने वाले विधानसभा के लिए बात कर लिया कि आपको मंत्रालय की भी बात कर ली मेरे से कि आपको मंत्री भी बना देंगे, आपको राज्यसभा भी तो ऑप्शन है, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि एमपी बन के सिर्फ लोकसभा से जा सकते हैं। हर तरह के ऑप्शन मेरे साथ एक्सप्लोर कर लिए गए। कौन है ये लोग जो इतने आसानी से इतना कुछ देने को तैयार हो गए, और जबकि पहले आपको पार्टी नहीं ज्वाइन करा रहे थे? अब ये लोग वही हैं, देखिए मुझसे डायरेक्ट तो कोई माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तो बात नहीं करेंगे। तो वही लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनके करीब है, वही लोग हैं जो दावा करते हैं कि उनसे कनेक्टेड हैं। तो किन्हीं कारणों से जो ब्रिजेस बन के जो लोगों से मिलते हैं, वो मेरे से अकेले नहीं बात करते हैं, वो सब जानते हैं, वो बड़े लोग हैं। उनको जो ये पावर सर्कल्स में सब जानते हैं उनको कि वो कौन है, बड़े लोग हैं, वो कोई ऐसे राह चलते लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आपको अच्छा किया जाएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया सोचा है, ये है वो है, 50 चीज़ें। लेकिन मैं तटस्थ रहा अपने इस पर। मैंने बार बार वही कहा कि वैसे मैं अपने लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ, अपने क्षेत्र के लिए। मुझे पाना होता तो आईपीएस खराब नहीं था, मैं आईपीएस में ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता था। ये बेकार की ये झमेले, ये जो इसको मनाओ उसको मनाओ, यहाँ पॉलिटिकली अननेसेसरी क्रिटिसिज्म सुनो, बिन बात का नैरेटिव आपके अगेंस्ट शुरू किया जाए, तो इनका बिना शिकार हुए मैं बहुत ही इज्जत से वहाँ काम कर रहा था, इज्जत से काम कर सकता था। आगे मैं जिले का एसपी था जब मैंने छोड़ा। तो इसीलिए आप मुझे प्रलोभन ना दें, मैं प्रलोभन नहीं, मेरा काम जो है जिसके लिए मैं आया हूँ वो करने में आप बल्कि मदद करिए, है ना। आपका बड़ा बहुत, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा विजन है ना, विकसित भारत। कैसे होगा 2047 का विकसित भारत जब आपकी ज़मीन पे आपके पॉलिसीज़ पहुंच ही नहीं रहे। आप यहाँ एनएच से उतर के गांव में जाइए, आपके गली और नाली में फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हम बिहार के गांव में गली और नाली दोनों एक ही है। आप नाली में पैर रख रहे हैं कि गली में पैर रख रहे हैं, आपको समझना है। कल मैं गया एक गाँव में रात को, मैं हमारा मैं जनसंघ में मैं लोगों को कहा कि तुम जिंदाबाद मत करो मेरा, मुझे शर्म आ रही है कि मैं मतलब ये कैसी जगह पे आ गया। आप कैसे खुश हैं अपने इस गांव में, आप अभी भी खिलखिलारी कर रहे हैं, अभी भी आपने सोच ले नेता आया है जिंदाबाद करो। आपको बल्कि मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। मुझे लोग ले जाते हैं, आइए भैया मंदिर दिखाते हैं आपको। मैं हर उस आदमी से कहता हूँ ये गलती मत करो, मंदिर लगा तो भैया आपको आशीर्वाद दिला। नहीं, आप मुझे अपने सबसे पहले वो टूटी हुई गली दिखाओ, वो फूटी हुई नाली दिखाओ, मुझे ले चलो अपना स्कूल दिखाओ, मुझे ले चलो अपना वो हॉस्पिटल दिखाओ जिसमें गाय बंधी हुई हैं, मुझे उस गरीब का घर दिखाओ जिसको बेसिक चीज़ों का प्रॉब्लम है, और फिर मुझे ले आओ तुम अपने इस मंदिर में और कसम खिलाओ मुझे उस मंदिर में कि भैया आप ये सब करेंगे ना जो आप देख के आए। तो ये जो हमारा टर्न अराउंड विचारधारा करना बहुत ज़रूरी है। लोग पहले ही आके आशीर्वाद दिला देते हैं आपको, और लोग इसी में सब आते हैं। आप मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए, आप हमारे पिताजी के नाम पर वोट दे दीजिए, आप सुराज के नाम पर वोट दे दीजिए। अरे भाई ये सब क्या है? आप अपने नाम पे वोट मांगिए ना, आप अपनी काबिलियत पे मांगिए। हमारे प्रत्याशी जी तो अपने नाम पे आज तक वोट नहीं मांग सके हैं। आप सोचिए, वो हर बात पे कहते हैं मैं जाके मोदी जी का पैर पकड़ लूंगा। अरे भाई आप एक जनप्रतिनिधि बन के जा रहे हैं, इज्जत तो करिए अपने लोगों का। आप पैर पकड़ रहे हैं, मैंने पूरा बक्सर आप उनका क्यों पैर पकड़ेगा? इनका इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। आप बक्सर को बोलते हैं मिनी काशी बना देंगे, बक्सर को बोलते हैं बनारस बना देंगे। गजब आदमी है। आप परिचय भी छीन लेते हैं बक्सर का, आपको इतिहास नहीं पता इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। ये वामन अवतार का भूमि है, यहाँ श्री रामचंद्र ने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया है। ये अध्यात्म की भूमि है, ये शिक्षा की भूमि है, ये हीलिंग पॉइंट है जहाँ माँ अहिल्या का शी वॉज हील्ड हियर। और आपको ये सब पता ही नहीं है इतिहास, यहाँ के लोगों के मेरिट्स नहीं पता है आपको, और आप इसको एक दूसरे शहर के परिभाषा या उसके परिचय के साथ जोड़ दे रहे हैं। आप उनको परिचय, आप सोचिए, आप मिनी काशी जैसे बोलते हैं, आप हमारे सपनों पे भी विराम लगा देते हैं कि आपको मिनी रखेंगे, आपको पूर्ण रूप से बढ़ने भी नहीं देंगे, आपको मिनी तक रखेंगे। तो ये सब जो भाव है, ये भाव लेके जब हमारे प्रत्याशी और नेता आते हैं तो मेरे जैसे लड़कों को उठना
अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए अनिवार्य होता है, ये धर्म होता है। मैं सच कहता हूँ, मैं धर्म के पक्ष में हूँ। और मुझे इस बात का दुख है कि जिस मैं संगठन को इतना बचपन से सपोर्ट किया, जिसके साथ रहा, जिसके लिए लड़ा हूँ कितना, जिसके लिए मैं अलग से उनके विचारधारा को सपोर्ट करके कई रिश्ते ख़राब कर लिए मैंने, वो आज मुझे ही मतलब एंट्री ही नहीं होने दिया। बात की बात तो अलग है कि मैं कुछ गलत करूँ ना करूँ, वो एंट्री नहीं हो, तो मैं फिर क्या इतने साल से मैं गलत था? ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मेरे सामने हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं धर्म की लड़ाई पे हूँ। मैं एक ऐसे प्रत्याशी जो आ गए हैं जो कि मुझे पूरी तरह से अधर्म की तरफ दिखते हैं, पूरी तरह से धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन अधर्मी जो जो विचारधारा है उनके पर्सनल, मैं पार्टी का नहीं, पार्टी तो मैं अभी भी श्रेष्ठ ही मानता हूँ, लेकिन वैसे करके जो कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरा खड़ा होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं, जो भी आप हैं, जो भी कुछ भी सोचे, जो भाजपा के भी लोग हैं यहाँ पे, वो भी इस गलती कर रहे हैं। वो मैं कह रहा हूँ, वो मेरा साथ नहीं देके ये सच में अपनी मिट्टी के साथ द्रोह कर रहे हैं। ये बात भाजपा के साथ द्रोह करने की नहीं है, ये पार्टी से पहले आप अपने बच्चे के साथ आप अपनी वफादारी दिखाइए, उस अपनी माँ के साथ वफादारी दिखाइए, बूढ़े बाप के साथ वफादारी दिखाइए, जो यहाँ के टूटे हुए सड़कों पे एम्बुलेंस भी नहीं होता, ठेलों पे मर जाते, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते, उनके साथ वो 30 साल की वफादारी दिखाइए। मुझे कहते हैं हम 30 साल से उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, उस कितने 30 साल के बेरोजगार युवा आपके गाँव में घूम रहे हैं, आप देखिए। मैं आखिर में इसी सवाल पे आना चाहिए था, ऑल्दो आपने ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताई, पर अगर आपको बक्सर सांसद के तौर पर चुने तो आप किन चीज़ों पर सबसे पहले प्राथमिकता से काम करने वाले हो? जी, मैं सबसे पहला काम करने वाला हूँ एक बेहतर कानून व्यवस्था पे। बेहतर कानून व्यवस्था इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। इसके बाद जो मेरी व्यवस्था होगी वो स्वास्थ्य पे होगी, मेरा पूरा फोकस होगा स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य यहाँ बहुत बुरे हाल में है, शिक्षा पे मुझे काम करना है, बेरोजगारी पे काम करना है यहाँ पे। यहाँ स्पोर्ट्स का कल्चर है, इन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उस पर काम करना है। यहाँ आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब डीप रूटेड आर्ट एंड कल्चर हमारे सांस्कृतिक विरासत है। आप सुनने भी नहीं होंगे कभी कि बक्सर का भी एक सांस्कृतिक विरासत है। आध्यात्मिक जगह, मैंने बताया जैसे मथुरा में श्री कृष्ण है, अयोध्या में श्री राम है, यहाँ पे वामन अवतार हैं। आप बक्सर के बाहर लोगों को नहीं पता, बाकी छोड़िए, कई तो बक्सर को भी नहीं पता होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आध्यात्मिक तल है, विकास एक तरफ है, साथ में मैं अपने किसानों के लिए काम करना चाहता हूँ। या ज़मीन अधिग्रहण की बात हो, चाहे आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, देखिए विकास हो रहा है, विकास के लिए आप इतना अच्छा थर्मल पावर प्लांट है जो बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र के लिए, लेकिन इसके साथ जो पूरा का पूरा अब किसानों के ऊपर लाठी चल रहा है, किसानों की हालत ख़राब हो रखी है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ कोई दिल्ली पहुंचाने वाला नहीं है, दिल्ली की आवाज़ सिर्फ यहाँ पे पहुंच रही है। मैं उनकी एक बुलंद आवाज़ बनना चाहता हूँ कि हमारी हर बात दिल्ली तक पहुँचे, उनके हर बात को, जज्बात जो हैं उनको ठोस सॉल्यूशन की तरह उनको वापस लौटाया जाए। यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो बेकार हाल हो रखा है, अब शिक्षकों की हालत देखें, हम शिक्षा व्यवस्था को गाली देते हैं सबको, शिक्षकों की हालत देखें आप, किस अवस्था में यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट आता है, कोई आता है, वो अपने को चमकाने के लिए शिक्षक को ही दबाना शुरू कर देता है। आप उनको मोटिवेट करने की जगह पे डिमोटिवेट करते हैं। आप उनके फंक्शनल क्वालिटीज़ को मतलब उठाने की जगह आप उसके क्वालिटीज़ को डिसफंक्शनल बना देते हैं। तो शिक्षकों के लिए मुझे यहाँ पे काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षक का हमारा ख्याल नहीं होगा, शिक्षा नहीं सुधर सकता। जब तक हमारा डॉक्टर्स का ख्याल नहीं होगा, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर सकता। तो ये मोटे मोटे व्यवस्था हैं जिस पर मुझे काम करना है। बाकी बहुत सारे जो हमारे नेशनल प्लान्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ पटना की भी प्रोजेक्ट्स, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ बिहार की भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन दोनों का सुचारू तौर पे ज़मीन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो, मैं कहता हूँ 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं एक सांसद जन संवाद एक मंच रखना चाहता हूँ, एक ऑफिस रखना चाहता हूँ, जहाँ से कि आप सिर्फ एक चिट्ठी दीजिए, एक व्हाट्सएप करिए, एक फ़ोन कॉल करिए और आपका जो प्रॉब्लम हो सॉल्व हो के आपके दरवाजे तक पहुँचे। तो ये एक गुड गवर्नेंस का जो फील है लोगों के पास नहीं है। आपके बच्चे कोई चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई मद्रास में जाके फंसा हुआ है, चेन्नई में फंसा हुआ है, किसी के यहाँ से गुजरात बच्चे जा रहे हैं, वहाँ डेथ हो जा रहा है। इतने सारे इश्यूज़ हैं जिसके लोग आगे पीछे भाग रहे हैं। छोटे छोटे पेंशन्स के प्रॉब्लम है, छोटे छोटे शहीद हो गया हमारा भाई, मुझे पता चला एक डुमराव का लड़का था, आज तक उसके पेपर्स का लेके इशू चल रहा है, कुछ उसको लेके भी। तो ऐसे हर एक इशू का सॉल्यूशन, 1 पॉइंट सॉल्यूशन मैं अपना कार्यालय बनाना चाहता हूं, ताकि आप अपने विकास पे ध्यान दीजिए, आप बढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप 5 किलो का फोकट का चावल, फ्री का चावल आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। आप सशक्त बनिए ताकि आपके बच्चों को भी बासमती चावल और बढ़िया क्वालिटी का चावल खाने का हक है। तो मैं उनको सशक्त बनाना चाहता हूँ, डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता हूँ कि हर कुछ के लिए मैं सरकार से मुझे फ्री मिले तभी मैं करूँगा।
तो इस तरह का एक माहौल मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ जो उनके लिए एक आदर्श बन के उठे, हमारे इस क्षेत्र के लिए आदर्श बने, पूरे बिहार के लिए क्यों पूरे देश के लिए एक आदर्श क्षेत्र बन के उठे। और ये जो भारत का सशक्तिकरण है, जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं भारत को बनाने का, कहीं ना कहीं इसका बीज शायद बक्सर में ही बोया जाएगा। बीज बक्सर में बोया जाएगा, ये बक्सर को तय करना है कि उन्हें आनंद जी की बातों पर कितना विश्वास है। पर इतना कह सकते हैं कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्र जी बैटल ऑफ बक्सर में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।